Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Binomial Theorem. Now, up till now in this chapter हमने क्या क्या किया है देखो. एक तो binomial expansions देखी थी हमने, x plus y power n, x minus y power n. फिर जब इनको ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और सब में n was a natural number. All right. Then we had seen questions based on a general term independent of x. All right. Then we had also seen middle terms का concept और greatest binomial coefficient. याद है ना, हमने कहा था कि जो middle term होती है बेटा उसी का binomial coefficient greatest होता है और middle term is 1 अगर आपके पास पावर एक्सपेंशन में बेटा इवन होती है और मिडिल टर्म्स 2 होती हैं अगर हमारी एक्सपेंशन में पावर क्या होती है, ऑड होती है. ऑलराइट. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ साथ अगर हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखनी है तो हम कैसे निकालते हैं. ऑलराइट. अब देखो आज जो हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम में वो सबसे पहली चीज होगी कि आपको कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दी है ना तो उसमें हाउ टू फाइंड टर्म्स विच आर रैशनल. रैशनल का मतलब कि इंटीग्रल भी कई बारी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. तो कुछ भी इनमें से आएगा कि हाउ टू फाइंड रैशनल टर्म्स, हाउ टू फाइंड इंटीग्रल टर्म्स या हाउ टू फाइंड टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब एक ही है. तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है. ऑलराइट. तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर. तो लेट अस सी. तो वी आर गोइंग टू सी कि हाउ टू फाइंड, ठीक है. तो पहली चीज हम ये करने वाले हैं हाउ टू फाइंड टर्म्स विच आर रैशनल, ठीक है. टर्म्स जो कि बेटा रैशनल हैं या फिर इनको कह सकते हैं कि टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. ऑलराइट. रेडिकल साइन देखो क्या होता है हमारा. रेडिकल साइन ये होता है ना जब हम लेते हैं nth रूट ऑफ x, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल साइन. जैसे क्यूब रूट हो गया आपका, स्क्वायर रूट हो गया एंड सो ऑन. तो हाउ टू फाइंड टर्म्स विच आर फ्री, विच आर रैशनल, दैट मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. या फिर कई बारी हमें कहा जाए कि इंटीग्रल टर्म्स निकालनी है बेटा तो भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं. अब देखो किसकी एक्सपेंशन में, सपोज हमें इसकी एक्सपेंशन में चाहिए. किसकी एक्सपेंशन में, लेट अस सी. इन द एक्सपेंशन ऑफ a की पावर 1 अपॉन p प्लस b की पावर बेटा 1 अपॉन q और होल पावर कितनी, n. इज इट ऑल राइट. इसकी एक्सपेंशन में अगर हमें ये चीज चाहिए तो अब हम देखते हैं. ये देखो इसमें कोई अलग से ना फॉर्मूला नहीं है जो हमने करना है. सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझेंगे और जनरल टर्म यूज करके हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. ऑलराइट. सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन नाउ. अब देखो जैसे हमने एक्सपेंशन ये लिए बेटा, क्या एक्सपेंशन लिए देखो, a की पावर 1 अपॉन p और b की पावर 1 अपॉन q होल पावर n. सबसे पहला काम अगर इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, आप क्या करोगे, पहले जनरल टर्म निकालोगे. ठीक है. तो देखो जरा tr प्लस 1 जनरल टर्म. तो याद है ना जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट में प्रीफिक्स हमारा जो पावर होती है और सफिक्स पिछला नंबर. फिर देखो a रेस पर 1 बाय p जो हमारी पहली टर्म है बेटा इसकी पावर होगी प्रीफिक्स माइनस सफिक्स. फिर जो सेकेंड टर्म है b की पावर 1 बाय q उसकी पावर हो गई सफिक्स, मतलब कितना, r. अब देखो यहाँ पे इस जनरल टर्म को हम लिख सकते हैं कैसे, NCR. a की पावर क्या ले सकते हैं देखो n माइनस r अपॉन p और b की पावर r अपॉन q. दिस इज द जनरल टर्म. अब पता है इसको यूज करके देखते हैं कैसे हम निकालेंगे टर्म्स विच आर रैशनल या फिर टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. अब देखो कोई भी रैशनल नंबर जैसे होता है ना, आप ऑब्जर्व करो बेटा उसकी पावर ना हमेशा इंटीजर होती है. जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. जैसे यहाँ पे देखो अगर मैंने 2 की पावर 0 ली तो 1 आ रहा है विच इज अ रैशनल नंबर. 2 की पावर 1 ले लें 2 आ रहा है, ये भी रैशनल नंबर है. 2 की पावर -1 लेती हूं तो 1 बाय 2 आ गया बेटा, ये भी रैशनल नंबर है. ठीक है. लेकिन अगर हम 2 की पावर मान लो 1 बाय 2 ले लें
तो ये तो इर्रेशनल हो गया ना, बिकॉज इट इज लाइक अंडर रूट ऑफ 2, तो ये इर्रेशनल है। इसका मतलब अगर हमें रैशनल नंबर्स चाहिए बेटा, तो पावर्स क्या होनी चाहिए, हमारी इंटीजर्स होनी चाहिए। तो यहां पे फॉर रैशनल टर्म्स हम क्या बोलेंगे, फॉर रैशनल टर्म्स पावर्स शुड बी इंटीजर्स। तो वी विल से फॉर रैशनल टर्म्स powers must be integers. Is it all right? Powers must be integers. अब देखो इस केस में हमारे पास क्या पावर्स हैं, ऑब्जर्व करो, जैसे n माइनस आर अपॉन पी और r बाई क्यू, ये पावर्स है ना, तो ये इंटीजर्स होंगे। अब ये इंटीजर कब बनेंगे, देखो जब n माइनस आर आपका p से डिविजिबल होगा और r किससे डिविजिबल होगा, q से। तो कंडीशन ये आ जाएगी कि पावर्स इंटीजर्स बेटा तब हो जाएंगी, हम ये बोलेंगे, तो कंडीशन हमारे पास जो आएगी वो ये होगी कि n माइनस आर शुड बी डिविजिबल बाय p, is it okay, और r should be divisible by q, ठीक है, r should be divisible by q। तो ये दो कंडीशंस हमने लेनी होती हैं, इनके हिसाब से वी आर गोइंग टू फाइंड r, कि r कौन कौन सी और कितनी वैल्यूज ले रहा है। इसके अलावा एक और चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, देखो जैसे बानोमियल एक्सपेंशन में आपके पास यहां पे ऑब्जर्व करो पावर कितनी है, n है, तो आपके पास ये जो सफिक्स r है ना, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है बेटा, 0 से लेकर n तक। तो r के ऊपर एक ये कंडीशन भी है, और उसके अलावा हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती हैं कि n माइनस आर शुड बी डिविजिबल बाय p और r शुड बी डिविजिबल बाय q। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ जितने भी r आएंगे उतनी हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, रैशनल। और इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि इररेशनल टर्म्स बताओ, तो इररेशनल टर्म्स कैसे बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से आप रैशनल टर्म्स क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे अगर हमें कोई पूछ ले बेटा कि नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, इज इट ओके, तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, ये देखो, तो इसको निकालने का बेटा मेथड ये हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या टोटल टर्म्स लिख लेते हैं, एंड माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। इज इट ओके? सो दैट इज हाउ वी कैन ऑब्टेन इट। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इज इट ओके? और देखो अगर हमने एक्सपेंशन ये ली है, कौन सी वाली, ये देखो दिस वन, a की पावर 1 अपॉन पी प्लस बी की पावर 1 अपॉन क्यू पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स याद है ना कितनी होंगी, गलती से n मत ले लेना, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं बेटा, n प्लस 1। तो इस बात का ख्याल करना है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू बी n प्लस 1, नॉट n। इज इट ओके? अब देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो ही हमें पता चलेगा। तो जैसे कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको रैशनल टर्म चाहिए तो पावर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो जरा पहला क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस रीड इट फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स निकालनी है इन द बानोमियल एक्सपेंशन ऑफ 7 रेज पावर 1/5 माइनस 3 की पावर 1/10 और होल पावर 60। एज यू कैन सी बेटा ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले तो देखो मैं एक्सपेंशन लेती हूं, तो हमारे पास ये एक्सपेंशन है, देखो क्या है, 7 की पावर 1/5 माइनस 3 की पावर 1/10 और होल पावर देखो कितनी है, 60। इज इट ओके? तो इररेशनल टर्म्स के लिए पहले मुझे कौन सी टर्म्स निकालनी है, रैशनल टर्म्स। तो हम जनरल टर्म लेते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो लेट अस राइट टी आर प्लस 1th टर्म। अब देखो पावर 60 है, तो बानोमियल कोएफिशिएंट में हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 60। तो इट विल बी 60 सी आर। आर क्यों लिया, क्योंकि याद है ना जो टर्म लेते हैं सफिक्स उससे प्रीवियस नंबर लेते हैं। फिर पहली टर्म है 7 की पावर 1/5, इसकी पावर प्रीफिक्स माइनस सफिक्स।
सेकेंड टर्म हमारी है माइनस के साथ लेना होता है, ठीक है ना, -3 की पावर 1/10 बेटा, और होल पावर देखो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहां पे इसकी पावर हमारा सफिक्स हो जाएगा r, ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, यहां पे माइनस को अलग कर लो चाहे, तो वी कैन से tr+1 हो गया 60cr, ठीक है, -1 की पावर r अलग करो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा, तो 7 की पावर हो गई 60 - r/5, ठीक है ना, और यहां पे 3 की पावर देखो कितनी हो गई r/10, तो ये आ गई हमारी जनरल टर्म। इज इट ओके? इसको यूज करके हम पहले निकालेंगे कौन सी टर्म्स बेटा, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। तो याद है ना अभी हमने क्या लिखा था, रैशनल टर्म्स के लिए बेटा पावर्स मस्ट बी इंटीजर्स। अब देखो ये पावर्स हैं कौन कौन सी, 60 - r/5 और r/10। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो 60 है ना ये 5 से डिविजिबल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं 60cr -1 की पावर r, देखो ठीक है, और यहां पे ना इसको ऐसे लिख लो, सेपरेट कर लो पावर को, तो दिस इज 12 - r/5 इंटू 3 की पावर r/10। अब नोटिस करो जब हम ये बोल रहे हैं बेटा कि पावर्स इंटीजर्स होने चाहिए, तो पहले में ये पावर है, दूसरे में ये पावर है। अब नोटिस करो ये जो 12 है ना ये तो पहले से इंटीजर है, तो r/5 और r/10 इंटीजर होने चाहिए, मतलब क्या हुआ कि r 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जब कोई नंबर आपका दो नंबर से डिविजिबल हमें चाहिए होता है तो एक तरह से उसके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, राइट, बिकॉज 60 वाज डिविजिबल बाय 5, तो 12 इज ऑलरेडी एन इंटीजर। तो कंडीशन ये आ गई कि r शुड बी डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ बेटा 5 एंड 10, जो कि कितना है 10, तो r 10 से डिविजिबल चाहिए। और देखो क्योंकि हमारे पास पावर 60 है, ये देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर 60 है, तो r हमारा लाई करेगा 0 से लेकर कहां तक, 60 तक। इज इट ओके? तो 0 से लेकर, अब दो कंडीशंस हो गई देखो, एक तो r 0 से 60 लाई कर रहा है, और एक हम बोल रहे हैं r डिविजिबल बाय होना चाहिए किसके, 10 के। तो लेट अस सी r कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, तो r विल टेक वैल्यूज 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इज इट ओके? अब पता है इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, जीरो भूल जाते हैं। जीरो को मत भूलना, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो नंबर, तो यहां पे जीरो को मत भूल जाना, कहीं 10, 20, 30 से शुरू कर लो। अब देखो ये कितनी वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं, दीज आर 7 वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ बेटा रैशनल टर्म्स हमारे पास आ गई 7। ऑलराइट, सो वी विल से नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आर 7, ठीक है ना, तो दीज आर 7। हमें कौन सी टर्म्स चाहिए थी, इररेशनल टर्म्स, तो वी विल से देयरफॉर नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। ऑलराइट, तो अब हम निकालने वाले हैं हमारी इररेशनल टर्म्स, तो ये हो जाएंगी, देखो क्या हमने बोला था, इट विल बी इक्वल टू टोटल टर्म्स और माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है ना। टोटल टर्म्स में से बेटा हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ हमारी रैशनल टर्म्स। ये टोटल टर्म्स कितनी है, देखो पावर 60 थी ना, तो एक ज्यादा होती है, पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1, यस, तो 61 और -7, राइट, क्योंकि रैशनल टर्म्स देखो कितनी आई है हमारी, 7 आई है बेटा, रैशनल टर्म्स आर 7, तो इररेशनल टर्म्स विल बी टोटल टर्म्स -7, 61 - 7 विल बी 54। गॉट इट? तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो, तो इसमें आप नोटिस करो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना, सी में 54 दिया है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो जनरल टर्म लेनी है, पहले नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकाली, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कि पावर्स शुड बी इंटीजर्स। ऑलराइट,
एक और क्वेश्चन देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर. लुक एट नाउ दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इसमें देखो क्या पूछा है हमें. फर्स्ट इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ √3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 होल पावर 9 पूछ रहे हैं बेटा. ठीक है, तो हमें फर्स्ट इंटीग्रल टर्म, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा आपका, ये एनटीए का टेस्ट 13 है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस क्वेश्चन इज एनटीए टेस्ट 13 में से है ना, वही है नेशनल टेस्ट अभ्यास हमारा. ऑलराइट, अब देखो फर्स्ट इंटीग्रल टर्म पूछ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. तो लेट अस नाउ लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो करते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन. ऑलराइट, एक्सपेंशन देखते हैं पहले क्या है. तो एक्सपेंशन है देखो हमारी अंडर रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 और होल पावर 9. अब देखो इनको रेडिकल साइन बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया. अब आपको पता है कि nth रूट ऑफ x जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है x की पावर 1/n. तो रेडिकल साइन को पावर्स में बदल दो. तो इस एक्सपेंशन को वी कैन राइट एज 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/3 और होल पावर कितना 9. ऑलराइट, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जनरल टर्म. ऑलराइट, तो निकालते हैं. देखो मुश्किल नहीं है ना, जनरल टर्म तो अब हमारा बिल्कुल इजी है निकालना. ऑल ऑफ अस नो हाउ टू ऑब्टेन इट वेरी क्विकली. तो TR+1 इस टर्म. अब प्रीफिक्स क्या आएगा 9, क्योंकि पावर 9 है एक्सपेंशन में, तो 9C और सफिक्स जो टर्म ले रहे हैं उससे पिछला नंबर. अब देखो पहली टर्म है 3 की पावर 1/2, उसकी पावर हो गई प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, दैट इज 9 - R. सेकेंड टर्म है बेटा हमारी यहां पे, देखो कौन सी, 2 की पावर 1/3 और उसकी पावर होगी सफिक्स विच इज R. अब देखो नोटिस करो यहां पे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वी कैन से TR+1 इज इक्वल टू 9CR. ठीक है, ये हो गया. और यहां पे देखो 3 की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 9 - R/2 और 2 की पावर R/3. ये आ रही है देखो हमारी जनरल टर्म. इज इट ओके, दिस इज द जनरल टर्म. नाउ TR+1 ये आ गया. अब देखो इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है ना, तो अगर पावर इंटीजर्स हो गई तो हमें कौन सी टर्म्स मिल जाएंगी, इंटीग्रल टर्म्स. ठीक है ना, डिनोमिनेटर तो 1 ही है एक तरह से. तो अब हमें चाहिए इंटीग्रल टर्म्स जिसके लिए पावर्स शुड बी इंटीजर्स. ठीक है, तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि इस केस में फॉर इंटीग्रल टर्म्स बेटा, फॉर इंटीग्रल टर्म्स powers should be integers. All right, so powers should be integers. अब यहां पे एक चीज नोटिस करो जो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है. वो चीज क्या है, यहां पे देखो ये 9 2 से डिविजिबल नहीं है. पिछली केस में हमारा याद है ना 65 से डिविजिबल था, तो यहां पे 9 2 से डिविजिबल नहीं है. तो कंडीशन दो आएंगी अलग अलग कि R 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 9 - R शुड बी डिविजिबल बाय 2. तो लेट अस राइट. तो कंडीशन क्या हो गई कि R शुड बी, इसको एक मिनट, लेट मी राइट इट अगेन. यस, तो वी कैन से R शुड बी डिविजिबल बाय 3. ऑल राइट, और दूसरी कंडीशन है बेटा एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि 9 - R/2 शुड बी डिविजिबल बाय 2. सॉरी, 9 - R शुड बी डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो दो अलग अलग हमारे पास कंडीशंस हैं यहां पे. पिछले क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशंस R के ऊपर थी, तो हमने एलसीएम ले लिया था. अब देखो R कहां से कहां तक लाई कर रहा है, क्योंकि पावर 9 है बेटा, तो R हमारा लाई कर रहा है 0 से लेकर कहां तक, 9 तक. इज इट ओके, तो लेट मी टेक दैट. तो दिस लाइज बिटवीन 0 to 9. अब देखो यहां पे मैं पहली कंडीशन लेती हूं कि R 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, लेट मी टेक दिस फर्स्ट कंडीशन. तो इफ R इज डिविजिबल बाय 3 हम बोल रहे हैं, तो देखो R क्या क्या वैल्यूज ले सकता है.
तो दिस इंप्लाइज आर कैन बी, एक तो देखो जीरो, याद है ना, जीरो को नहीं भूलना, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो नंबर। फिर आर वैल्यू 3 ले सकता है बेटा, 6 ले सकता है और 9। अब इसके साथ साथ ये भी तो कंडीशन है कि 9 माइनस आर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कंडीशन दूसरी लेते हैं कि 9 माइनस आर हमें चाहिए डिविजिबल बाय 2। तो उसके लिए पता है क्या करेंगे कि 9 माइनस आर की वैल्यूज निकालो। कब? जब आर ये वाली वैल्यूज ले रहा है 0, 3, 6 एंड 9। तो आर जब ये वैल्यूज ले रहा है 9 माइनस आर, देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0। अब देखो हमें चाहिए कि 9 माइनस आर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं? 6 एंड 0। तो 9 माइनस आर कैन टेक दीज टू वैल्यूज। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर की वैल्यूज क्या हो गई बेटा? 3 एंड 9। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप r को 3 और 9 लेते हो बेटा, तो हमारी ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगी? सेटिस्फाई। इज इट ओके? तो r कैन टेक दीज टू वैल्यूज। तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा होता कितने इंटीग्रल टर्म्स हैं बेटा, तो हम कहते 2 इंटीग्रल टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो आपको पूछ रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रल टर्म। इज इट ओके? तो पहली इंटीग्रल टर्म होगी जब r पहली वैल्यू ले रहा है, कौन सी? 3। तो लेट अस नाउ राइट डाउन। सो दिस इंप्लाइज फर्स्ट इंटीग्रल टर्म विल बी इक्वल टू tr plus 1 and we put r as 3। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है? 3। तो पहली इंटीग्रल टर्म विल बी इक्वल टू बेटा कौन सी? t4। तो फोर्थ टर्म हमारी आएगी पहली इंटीग्रल टर्म। ठीक है, कई बारी देखो इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है या पोजिशनिंग, तो आप पहले क्वेश्चन में ऑप्शंस चेक करोगे कि हमें क्या पूछा है बेटा। तो अब देखो पोजिशनिंग ही पूछी है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म वगैरह। तो पहले ना टर्म को निकालने मत बैठ जाना कि हम गिवन एक्सपेंशन में निकालें हमारी फोर्थ टर्म। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी इंटीग्रल टर्म है बेटा पहली, तो फोर्थ इंटीग्रल टर्म, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओनली पोजिशनिंग वाज आस्क्ड, नॉट द टर्म एज सच। गॉट इट? तो ये आपने देखा कि अगर हमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इरैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स निकालनी हो तो हम क्वेश्चन हमारा कैसे करेंगे। इज इट ऑल राइट? अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑल राइट, तो जो अगली चीज मैं आपको बताने वाली हूं ना, वो होगा हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, लेट अस सी हाउ टू डू दैट। तो लेट अस सी, लेट मी राइट मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम बेटा, इज इट ओके? तो आप देखोगे कि जो हम बाइनोमियल थ्योरम करते हैं उसी की एक्सटेंशन होती है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। इज इट ऑल राइट? मल्टीनोमियल का मतलब क्या होता है? पहले तो कि सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है ना, जैसे 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। ज्यादातर मल्टीनोमियल हम 3 और मोर टर्म्स के लिए यूज करते हैं। इज इट ऑल राइट? जैसे बाइनोमियल था सम या डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, तो मल्टीनोमियल ये हो गया। अब देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बारी हमारा बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं बेटा। जैसे बाइनोमियल थ्योरम में हम एक्सपेंशन देखो क्या ले रहे थे, उसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी उसको एक्सटेंड करके मल्टीनोमियल हम कैसे लिखते हैं। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम में हमने कहा था जैसे हम अगर x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन लेते हैं बेटा। इज इट ऑल राइट? तो इस एक्सपेंशन में ऐसे आ रहा था ना, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, वी हैड n सी r, x की पावर बेटा n माइनस r और y की पावर r। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n प्लस 1 थी। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं अभी कि x प्लस वाई पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर देखो n। अब ध्यान दो NCR क्या होगा, लुक एट दिस। NCR को लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n, पहले n माइनस आर फैक्टोरियल लिख लो चाहे, ठीक है, ताकि हम जो पैटर्न लिखने वाले हैं वो अकॉर्डिंगली आ जाए। तो n माइनस आर फैक्टोरियल
इंटू आर फैक्टोरियल, फिर x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। इज इट ओके? यही था, r को वेरी कर रहे थे 0 से n, तो n प्लस 1 टर्म्स आ रही थी। अब देखो इसी में अगर मैं चेंज करती हूं, मान लो हमारे पास यहां पे x की जगह है x1 और y की जगह है x2 और पावर n है, एंड ऑफ कोर्स यहां पे n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर बेटा। हम वही केसेस अभी ले रहे हैं जब n नेचुरल नंबर है। तो आप ऑब्जर्व करो, एक तरह से मेरे पास आ जाएगा समेशन न्यूमिरेटर n फैक्टोरियल। यहां पे ना हम एक काम करेंगे, n माइनस आर को ले लेंगे n1 और r को ले लेंगे n2। इज इट ओके? तो x की पावर आपकी आ गई n1 और y की पावर n2। और आप एक चीज नोटिस करो, हमने n1 को लिया है n माइनस आर और n2 को लिया है बेटा r। तो इसमें अगर आप इनको ऐड कर दो तो n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा? n, जो कि हमारी एक्सपेंशन की पावर थी। तो इस टाइप की सारी टर्म्स लेनी है बेटा जब तक n1 प्लस n2 आपका n बन रहा है। और यहां पे एक चीज और कि हमारे ये जो n1 कॉमा n2 हैं, दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज इट ओके? मतलब दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकती हूं, है ना? वी कैन राइट लाइक दिस, जिसमें कंडीशन हमारे पास ये है कि जैसे अगर आपके पास दो टर्म्स हैं x1 और x2, तो आप n फैक्टोरियल को n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल से देखो डिवाइड करोगे। पहली टर्म की पावर n1, दूसरी टर्म की पावर कौन सी? n2। और कंडीशन की ये कितनी टर्म्स लेनी है? जब तक n1 प्लस n2 n नहीं आ जाता, एंड बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सेम रिजल्ट को हम एक्सटेंड करेंगे बेटा टू राइट आर मल्टीनोमियल। अब देखो, मान लो मेरे पास है, अब मैं लिखने जा रही हूं यहां पे मल्टीनोमियल थ्योरम। इज इट ओके? तो मल्टीनोमियल थ्योरम में हमारे पास बेस पे ऐसा हो जाएगा x1 प्लस x2 अप टिल xr होल पावर n। ठीक है ना? अब बेस में देखो, दिस इज सम ऑफ मोर टर्म्स, दो टर्म्स नहीं है, दो से ज्यादा टर्म्स हैं। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब आप नोटिस करो, जब दो टर्म्स थी तो नीचे दो नंबर्स के फैक्टोरियल थे, n1 और n2 का। अब यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा, इसको ना मैं थोड़ा सा बेटा नीचे लिखती हूं, ये पूरा आएगा नहीं यहां पे, तो लुक हियर। तो दिस विल बी इक्वल टू यहां पे समेशन, ठीक है, किन टाइप की टर्म्स का सम, जिसमें n फैक्टोरियल। अब देखो, क्योंकि यहां पे r टर्म्स हैं तो हमारे पास आएगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल से लेकर हम कहां तक जाएंगे बेटा? nr फैक्टोरियल तक। फिर यहां ऑब्जर्व करो, जैसे x1 की पावर n1, जो पहली टर्म है x1 उसकी पावर n1, फिर बाइनोमियल में दूसरी टर्म की पावर कितनी थी? n2। तो सिमिलरली यहां पे x1 की पावर n1, x2 की पावर n2 एंड सो ऑन xr की पावर हो जाएगी nr। और ऐसी कितनी टर्म्स लेनी है? देखो, कंडीशन हमारे पास ये है कि n1 प्लस n2 और प्लस nr बेटा कितना होना चाहिए? n होना चाहिए, एंड ईच ni विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जितने केसेस हमारे ये बनेंगे कि n1 प्लस n2 प्लस nr जब जब n आ रहा है और ईच ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उतनी टर्म्स का आपने समेशन लेते जाना है। तो दिस इज आर मल्टीनोमियल थ्योरम। इज इट ओके? अब इसमें देखो, दो चीजें मैं लिख रही हूं इसी को देख के, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन हो सकता है। पहला हम लिख सकते हैं जनरल टर्म। अब देखो, इस केस में बाइनोमियल की तरह ना हम जनरल टर्म की बेटा पोजीशनिंग नहीं करते। पोजीशनिंग का मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कोई भी टर्म आगे पीछे हो सकती है। तो जनरल टर्म हमारी ये हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल अप टिल nr का फैक्टोरियल
और फिर वही x1 की पावर बेटा n1, फिर x2 की पावर n2 एंड सो ऑन xr की पावर कितनी nr। ये हो गई हमारी जनरल टर्म। इज इट ओके? ये कंडीशन तो होल्ड करेगी ही कि n विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस nr एंड ईच ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी चीज आपको जो इसमें याद करनी है बेटा वो ये होगी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ये कितनी होंगी। अब पता है ये कितनी होंगी, ये कहां से निकलेगा? हमने क्या कहा था, किन किन टर्म्स का समेशन चाहिए? जब जब आपके पास n1 प्लस n2 प्लस nr n बन रहा है और ईच ni के ऊपर कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक तरह से पता है क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि ईच ni देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। देखो कौन सी इक्वेशन, यही वाली कि n1 प्लस n2 एंड प्लस सो ऑन nr इज इक्वल टू n। इज इट ओके? तो जितने इस इक्वेशन के हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि ईच ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये कॉन्सेप्ट आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कर चुके हो, है ना? तो व्हाट वाज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू, यहां पे ये हमारा हो जाएगा देखो इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, तो दो बातों की हमें जरूरत पड़ सकती है, एक तो जनरल टर्म और एक नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन मल्टीनोमियल में। समझ में आया? तो मेन चीज ये थी कि हमने मल्टीनोमियल लिखा कैसे है बेटा, बाइनोमियल को ही एक्सटेंड करके हमने लिखा है। ऑलराइट, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या है, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x4 पूछ रहे हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 10। और आप देख सकते हो बेटा दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। तो करें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, अब देखो हमारे पास एक्सपेंशन किसकी है, ये देखो वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 10 और हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो यहां पे 3 टर्म्स है ना, तो दिस इज नॉट बाइनोमियल, दिस इज मल्टीनोमियल। तो सबसे पहले हम इसकी लिखने वाले हैं जनरल टर्म बेटा। ऑलराइट, तो लेट अस राइट जनरल टर्म। अब देखो पावर n की जगह 10 है तो ऊपर 10 फैक्टोरियल आएगा। अब कितनी टर्म्स हैं बेस पे बेटा, सम ऑफ 3 टर्म्स हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 का फैक्टोरियल। फिर क्या किया था याद है ना, पहली टर्म x1 की पावर n1, x2 की पावर n2, x3 की पावर n3। तो पहली टर्म 1 है, 1 की पावर n1, फिर x की पावर n2 और फिर x स्क्वायर की पावर कितनी, n3, जिसमें कि हमारे पास ऑफ कोर्स ये कंडीशन है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए, n, जो कि इस केस में कितना है 10, एंड ऑफ कोर्स ईच ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये वाली जो हमारी जनरल टर्म है ना बेटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लुक हियर, ये फैक्टोरियल वाला पार्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। अब आप ऑब्जर्व करो 1 की पावर n1 है, तो 1 की पावर कुछ भी लेंगे 1 ही आएगा, और इनमें देखो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दो, और यहां पे पावर के ऊपर पावर बेटा मल्टीप्लाई भी होगी। तो x की पावर कितनी आ गई देखो, n2 और प्लस 2 टाइम्स n3। तो दिस इज द जनरल टर्म नाउ। ऑलराइट,
तो हमने सिंप्लीफाई करके जनरल टर्म को बेटा ये ले लिया। अब देखो हमें चाहिए क्या, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो x की पावर 4 के लिए मुझे ये जो मिला के x की पावर आई है बेटा n2 + 2 n3, इसको क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव कंडीशन बिकॉज वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x4, ठीक है ना, हमें ये निकालना है। तो इसलिए यहां पे n2 + 2 n3 बेटा हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक ये वाली कि n1 + n2 + n3 10 होना चाहिए, ईच ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन ये आ गई, ठीक है। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हम हमारे ऑर्डर ट्रिपलेट n1 n2 n3 निकालेंगे। उसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया n2 कैन बी टेकन एज 4 - 2 टाइम्स कितना, n3। अब देखो हम एक टेबल बनाते हैं जैसे, ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक वैल्यूज ऑफ n1 n2 एंड n3। अब सबसे पहले मैं यहां n3 को वैल्यूज दूंगी, ठीक है, उससे n2 निकालेंगे और फिर ये वाली कंडीशन यूज करके n1। अब क्योंकि ईच ni देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आप n3 की पहली वैल्यू ले सकते हो 0, इसमें पुट करो n3 अगर आपका 0 है तो n2 कितना आ गया, 4। क्योंकि तीनों का सम बेटा 10 है तो n1 कितना आएगा, 6, ये पहला केस हो गया। फिर n3 को अगर आप 1 लेते हो तो n2 आ गया 4 - 2 दैट इज 2। n2 n3 का सम 3 आ गया, क्योंकि तीनों का सम 10 चाहिए तो आपके पास n1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, 7। फिर अगर हम n3 को लेते हैं 2, तो n2 देखो आ गया 4 - 4 दैट इज 0, और क्योंकि n1 + n2 + n3 10 है बेटा, तो n1 8 होना चाहिए। अब अगर हम n3 को ले लेंगे बेटा 3, तो आप देखो 3 2 6, तो 4 - 6 नेगेटिव हो जाएगा, जबकि कंडीशन है ईच ni इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब यही 3 केसेस हमारे बनेंगे। इनको हम पुट कर देंगे किसमें, 1 में, तो ये 1 में पुट करते हैं। इज इट ऑल राइट? तो अगर इसको पुट करेंगे तो आप देखोगे हर एक टर्म में x की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो पुट करते हैं बेटा ये वाले केसेस। तो हमारे पास ये जो केसेस हैं इनको हम पुट करने जा रहे हैं 1 में। अब पहला देखो, इट विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय देखो कितना, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और x की पावर देखो n2 + 2 n3, तो 4 + 0 मतलब 4 आ गई ना, x की पावर 4। अगला लो, नेक्स्ट हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है देखो, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। फिर x की पावर ये n2 + 2 n3, n2 2 है, n3 1 है, तो ऑब्वियसली 2 + 2 x की पावर कितनी, 4। अगली टर्म देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर x की पावर n2 + 2 n3, तो 0 + 2 2s are 4, so again we have power of x as 4। तो x4 कॉमन ले लो तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बेटा विल बी इक्वल टू दिस। क्या क्या हो जाएगा देखो, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, फिर हमारे पास प्लस ये, ठीक है ना, x4 हम कॉमन ले रहे हैं, और प्लस ये, इसको साथ साथ देखो सिंप्लीफाई भी हम कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, ये हो गया 6 फैक्टोरियल कैंसिल करो पहले में, 10 × 9 × 8 × 7, और नीचे 4 × 3 × 2 × 1। अगली टर्म में देखो बेटा 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो 10 × 9 × 8 और डिवाइडेड बाय होगा 2। फिर अगले में बेटा 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यू विल हैव 10 × 9 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहली टर्म में 4 2s are 8 कैंसिल हो गया और 3 3s are 9। सेकेंड टर्म में 2 4s are 8 कैंसिल हो गया और इसमें 2 5s are 10। सो वी आर गेटिंग दिस इक्वल टू हाउ मच, 210
plus we have 360, all right, and plus 45. तो हमारे पास ये आ गया. अब इसको ऐड कर लो, ठीक है ना. कितना? 210 प्लस हमारे पास है ये आपका 360 और 45. तो लेट अस ऐड क्विकली. देखो कितना आ गया. This is 5, this is 1 and this would be 6. That means 615 बेटा. Alright, तो sum हमारे पास आएगा 615. That is going to be our answer. This is coefficient of x4. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या था? मल्टीनोमियल था बेटा. आंसर चेक करें, ये देखो. तो जेईई मेंस, अच्छा ये न्यूमेरिकल टाइप है बेटा. न्यूमेरिकल टाइप में आपको आंसर खुद से लिखना होता है. तो हम आंसर लिख देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 615. गॉट इट. तो यहां पे देखो बेस में 2 से ज्यादा टर्म्स थी, तो इट इज नॉट अ बाइनोमियल, इट इज मल्टीनोमियल. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये देखो. लेट अस लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली. तो अगला क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं हमारा. Let's see what is given. Coefficient of x4 चाहिए फिर से. In the expansion of 1 plus x square plus x cube power 6 in powers of x. अब ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 का है. आप कहोगे मैम इसी टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने पिछला किया है, तो सेम टाइप से ही होगा. उसमें फर्क ये था, ऑफ कोर्स ये भी मल्टीनोमियल है बेटा, क्योंकि हमारे पास बेस पे यहां पे देखो 4 टर्म्स का सम है. ठीक है, और पावर 6 से और वो. अब देखो या तो बिल्कुल उसी तरीके से कर लो जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है. जब आपके पास बेस में देखो 4 टर्म्स हो जाती है ना, तो उस मेथड से कर सकते हो. थोड़ा सा लेंदी हो जाता है करने में, क्योंकि n1 n2 n3 n4 आएंगे, तो उनके आपको केसेस बनाने पड़ेंगे. तो do we have some other method of doing this question, though it is on multinomial only? Let us see. तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, ताकि आपको पता चले कि कई बार मल्टीनोमियल में हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड मिल जाता है सॉल्यूशन करने का, राइट, जिससे कि टाइम सेव हो जाए. अब हमारे पास एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब की पावर 6. अब हम क्या करेंगे? पहले ये जो बेस है ना, इस पे ये जो हमारे पास मल्टीनोमियल है, इसको फैक्टराइज करेंगे. लुक हियर, पहली 2 टर्म्स में एक तरह से 1 कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स. अगली 2 टर्म्स में बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस एक्स और होल पावर 6. सो वी आर गेटिंग 1 प्लस एक्स कॉमन लो, हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 6. इसको सेपरेट कर लो, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6. अब देखो आपका ये क्या बन गया? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स. इज इट ऑल राइट? ये 2 बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है. तो इस क्वेश्चन में अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी x की पावर का कोफिशिएंट अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं. तो दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स. इज इट ओके? तो ये हमारे पास 2 बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है और हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4. तो देखो मेथड क्या होगा. ठीक है, सो आवर एम इज टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 4 कितना होगा. अब पता है जब ऐसे प्रोडक्ट होता है ना 2 बाइनोमियल्स का और x की किसी भी पावर का कोफिशिएंट चाहिए, क्वेश्चन इसके ऊपर इसका भी आ जाता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स, तो मतलब x की पावर 0, राइट, तो उसका कोफिशिएंट एक तरह से. तो आपने करना क्या है, अब ध्यान से देखो. जैसे हमारे पास है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6. हमें क्या करना होगा? दोनों को हम एक्सपैंड करेंगे जब तक x4 नहीं आ जाता. x4 क्यों हम x4 तक जा रहे हैं? क्योंकि हमें कोफिशिएंट x4 का चाहिए. अब देखो यहां पे जैसे इसको एक्सपैंड करते हैं 6c0,
अब देखो पहली टर्म 1 जब होती है 1 की पावर कुछ भी लेंगे 1 आता है, तो आपको याद है ना सेकेंड टर्म की पावर सफिक्स होता है x रेज पर 0 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म वुड बी इक्वल टू 6c1 x की पावर 1, फिर इसी तरह से 6c2 x रेज पर 2, देन 6c3 x रेज पर 3, देन 6c4 x रेज पर 4। अब देखो x4 आ गया ना, तो आगे की टर्म्स आएंगी जरूर पर हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज टर्म्स। वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड? क्योंकि अब x की पावर अगर 4 से बड़ी हो गई तो किसी से मल्टीप्लाई करके x4 नहीं बनेगा, क्योंकि सेकेंड एक्सपेंशन में भी कहीं भी x की पावर नेगेटिव आनी ही नहीं है, तो x4 तक जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको दूसरी एक्सपेंशन से, देखो ठीक है, ये वाली 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 6। अब देखो 6c0 पहली टर्म, क्योंकि एक्स स्क्वेयर की पावर 0 विल बी 1। नेक्स्ट टर्म आएगी 6c1 एक्स स्क्वेयर की पावर 1। अगली टर्म देखो 6c2 और एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी 2। अब देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इस केस में x4 यही बन गया। इज इट ऑल राइट? अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें बेटा कोफिशिएंट ऑफ x4 चाहिए, तो आप देखोगे कि यहां पे पहली एक्सपेंशन में किस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बने। अब आप ऑब्जर्व करो, जैसे पहली टर्म 6c0 है, ये कांस्टेंट है, अभी इसमें x की पावर 0 है, तो x4 बनाने के लिए हमें दूसरी एक्सपेंशन में इसको उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसमें x की पावर यस 4 आ रहा है, तो वो ये वाली टर्म हुई ना बेटा। तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये टर्म क्या आ गई 6c0। हम एक तरह से मैं पहले लिख भी देती हूं, मैं क्या लिख रही हूं अब, टर्म्स इन्वॉल्विंग x रेज पर 4। आई एम राइटिंग हेयर टर्म्स इन्वॉल्विंग x की पावर 4 बेटा हम लिखने जा रहे हैं यहां पे। तो पहली आ गई 6c0 इंटू 6c2 और x की पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। अब आप ऑब्जर्व करो अगली टर्म जैसे है 6c1 x की पावर 1, इसमें x की पावर 1 है, तो x4 बनाने के लिए x क्यूब वाली टर्म चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है सेकेंड एक्सपेंशन में देखो कोई टर्म नहीं है, जैसे ये x स्क्वायर है ये x4 है, x क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो 6c1 है ये किसी से मल्टीप्लाई होके हमें x4 नहीं देगा, तो इसको छोड़ देंगे। अगली टर्म पे आओ 6c2 x की पावर 2, इसमें देखो x की पावर ऑलरेडी कितनी है 2, तो इसको उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड एक्सपेंशन में जिसमें x स्क्वायर हो, ताकि मल्टीप्लाई करके x4 आ जाए। अब देखो यहां पे दिख रहा है ना आपको x स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6c2 वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की पावर कितनी मिलेगी 4। तो वी हैव नाउ 6c2 इंटू 6c1 और x की पावर 4। अगली टर्म है देखो 6c3 x क्यूब, x क्यूब ऑलरेडी है, x4 बनाने के लिए x चाहिए। सेकेंड एक्सपेंशन में कोई टर्म नहीं है जिसमें x आ रहा है, तो इसीलिए इस टर्म को बेटा किसी से भी मल्टीप्लाई करके x4 नहीं बनेगा। अगली टर्म देखो x4, इसमें x4 ऑलरेडी है, तो इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें x की पावर 0 हो, मतलब कांस्टेंट टर्म, जो कि ये वाली है। तो ये टर्म देखो और ये वाली टर्म आपस में हमारी क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो लेट अस राइट वी आर गेटिंग 6c4 6c0 इंटू x की पावर 4। तो सिर्फ यही टर्म्स हैं बेटा जिनमें x की पावर 4 आ रहा है, तो लेट अस टेक x रेज पावर 4 कॉमन, जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी हैव कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 4 विल बी इक्वल टू 6c0 इंटू 6c2 प्लस 6c2 इंटू 6c1 प्लस 6c4 इंटू 6c0। तो बस सॉल्व कर लो। 6c0 कितना होगा 1, 6c2 विल बी 15, अगेन दिस वुड बी 15, 6c1 विल बी 6, 6c4 इज सेम एज 6c2, याद है ना, NCR इज NC n माइनस r, तो ये 15 हो गया बेटा, और 6c0 कितना 1।
तो आप 15 बेशक कॉमन ले लो, बचा 1 प्लस 6 प्लस 1, दैट मीन्स इट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 8. So that means what is coefficient of x4 beta? It is equal to 120. 15 8s are 120. So that is going to be the answer. ठीक है ना? तो इसमें हमने मल्टीनोमियल नहीं यूज किया क्योंकि उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाता, क्योंकि बेस पे हमारे पास 4 टर्म्स थी, तो n1 n2 n3 n4 आ जाते हैं. तो क्योंकि ये फैक्टराइज हो गया हमारा मल्टीनोमियल, ठीक है, वी आर एबल टू फैक्टराइज इट. देखो यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट ऑफ 2 बायनोमियल्स. तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 बायनोमियल्स में किसी का कोफिशिएंट चाहिए तो आप उसको तब तक एक्सपैंड करो, जैसे यहाँ पे x4 था, जब तक x4 नहीं आ रहा. x6 का चाहिए तो तब तक एक्सपैंड करो जब तक x6 नहीं आता, और सूटेबल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है. जैसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 बायनोमियल्स है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 3 बायनोमियल्स भी हो सकता है. ऑलराइट, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आपने मल्टीप्लाई करनी है जिसमें आपको x की रिक्वायर्ड पावर मिल जाएगी. उन टर्म्स को इकट्ठा करो और उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लो बेटा. गॉट इट? तो ये भी क्वेश्चन आपका देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा कितना आ गया? 120. अंडरस्टूड? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. अब इसमें भी हम कोफिशिएंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. अब क्या चाहिए? देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस x की पावर 10 प्लस x इंटू 1 प्लस x की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 10. एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2020. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की सम पावर अगर दी हो, उसके काफी सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं. तो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, अब देखो मेरे पास है क्या, जो सीरीज दी है वो ये है 1 प्लस, इसको मैं इसका सम एस से अगर डिनोट कर लूं तो 1 प्लस आई हैव व्हाट, 1 प्लस वी हैव x की पावर देखो कितना 10. इज इट ओके? तो आई हैव 1 प्लस एक्स रेज पावर 10, फिर अगली टर्म है x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9, फिर है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज पावर 8 बेटा, एंड सो ऑन x की पावर 10. अब पता है, सबसे पहले तो ना हम ये ऑब्जर्व करते हैं ये कैसी सीरीज है. आप ऑब्जर्व करो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रही है? जीपी बन रही है. क्यों? इस टर्म को इस टर्म से जरा डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, यही आएगा ना. थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देखो, अगेन यू विल गेट x अपॉन 1 प्लस एक्स. सो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज अ जीपी, ठीक है, ऑफ हाउ मेनी टर्म्स. देखो यहां पे देखो, इस टर्म में x की पावर 1 है, तो x की पावर 10 तक जा रहे हैं, और एक टर्म और है जिसमें x की पावर बाहर 0 है, क्योंकि ये एक तरह से 1 इंटू है ना, तो x की पावर 0 है. तो दैट मीन्स दिस इज जीपी ऑफ 11 टर्म्स बेटा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जीपी की जो है दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 10, एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, एज आई सेड जस्ट नाउ, x अपॉन 1 प्लस एक्स. तो इसका सम निकाल लेते हैं. जीपी की सम अप टू n टर्म्स का हमें फॉर्मूला आता है, तो लेट अस अप्लाई. तो दिस सम कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला होगा a इंटू बेटा 1 माइनस आर रेज पर n एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. तो पुट करते हैं वैल्यूज, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर. देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि बेटा जीपी 11 टर्म्स की है तो n की वैल्यू क्या होगी 11, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स. लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज पावर 10. यहां पे क्या करो, इस टर्म को ऊपर भी पावर 11 नीचे भी पावर 11 होगी, वो ले लो और एलसीएम ले लो. तो वी विल बी गेटिंग 1 प्लस एक्स रेज पावर 11 माइनस एक्स रेज पावर 11 डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स की पावर 11। इज इट ओके? अब डिनोमिनेटर देखो, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट हम बड़ा कर लेते हैं। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, उसमें भी एलसीएम ले लो। तो वी हैव 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस एक्स। अब हम इस एक्सप्रेशन को करेंगे सॉल्व। नाउ लुक हियर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज पावर 10। अब जरा न्यूमिनेटर देखो, ये तो ऐसे ही आएगा ना, क्या आएगा देखो, यही वाला ब्रैकेट पहले डाल लेते हैं। देखो ओके, 1 प्लस एक्स रेज पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, इतना ठीक है। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स रेज पावर 11, गॉट इट। अब आप ये वाली टर्म देखो, इसमें एक्स एक्स आपका कैंसल हो गया, ये एक्स हमारा कैंसल हो गया, और ये वाला जो 1 प्लस एक्स है इट विल कम इन द न्यूमिरेटर। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इन टर्म्स को कंबाइन कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 प्लस एक्स, ये कितना बन गया? 1 प्लस एक्स की पावर 11 बेटा। वो डिनोमिनेटर वाले बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 11 से हो जाएगा कैंसल। तो इनटू वी हैव 1 प्लस एक्स रेज पावर 11 माइनस एक्स रेज पावर 11 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 11। तो ऑब्जर्व करो, ये इससे हमारा कैंसल हो गया। तो अब हमारे पास जो गिवन सीरीज थी ना बेटा, उसका सम देखो क्या आ गया। एक तरह से अब हमारा s आ गया 1 प्लस एक्स रेज पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11। अब इसमें आपको निकालना है रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट चाहिए था? चेक करते हैं जरा ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये था बेटा कि निकालो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो इसमें हमारी जीपी बनी बेटा, अब इसमें हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। अब आप नोटिस करो, x11 जो है इस टर्म में तो x7 आ ही नहीं रहा ना, बानोमियल तो हमारा ये है, दिस इज द बानोमियल। तो अगर हमें x की पावर 7 मिलेगी वो सिर्फ इसमें मिलेगी। तो आपको याद है ना, बानोमियल में अगर आपको किसी भी x की पावर का कोफिशिएंट चाहिए बानोमियल में, तो हम जनरल टर्म निकाल के करते हैं। तो ये देखो 1 प्लस एक्स की पावर 11 में लेट अस फाइंड जनरल टर्म r प्लस 1s टर्म। सो इट विल बी 11cr, 1 की पावर कुछ भी लेंगे 1 ही आएगा, और सेकेंड टर्म x की पावर r। सिंस वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 7, तो यहां पे हमें x रेज पावर 7 चाहिए, तो वी आर गोइंग टू पुट r इक्वल टू 7। इज इट ओके? तो दैट मीन्स वी गेट t8 में आएगा आपका x की पावर 7, तो 11c7 x की पावर 7। तो दिस इंप्लाइज वी गेट कोफिशिएंट ऑफ बेटा x की पावर 7 विल बी इक्वल टू 11c7। आंसर देखते हैं किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है या सॉल्व करके दिया है या न्यूमेरिकल टाइप है। ये देखो ऑप्शंस दी हैं और सिंप्लीफाई करके दी हुई हैं, देख रहे हो ना, 420, 330, 210, 120। तो लेट अस क्विकली सॉल्व 11c7। तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। दिस विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और 4 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब नोटिस करो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया? 330। तो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन, गॉट इट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो 330, एज यू कैन सी बेटा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। समझ में आया? तो इसमें अब देखो फिर से क्वेश्चन कोफिशिएंट का ही था पर जीपी बन रही थी, तो पहले हमने जीपी का सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया और फिर उसके बाद हमने रिक्वायर्ड कोफिशिएंट निकाला है x की पावर 7 का। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और देखो अब। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा। लेट्स सी क्या दिया है।
इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर बोथ जीरो, किस किस के, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बेटा कोफिशिएंट्स हमारे अगर जीरो हैं, किसकी एक्सपेंशन में देखो 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x पावर 15 इन पावर्स ऑफ x, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ए भी बताना है, मतलब ए और बी निकालने हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. ऑलराइट, सो लेट अस सी नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन. अब देखो इसमें एक्सपेंशन किसकी है, वी हैव 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. अब देखो इसकी पावर तो 1 है, आपके पास दूसरी टर्म जो है, दूसरा फैक्टर कह लो या टर्म कह लो, वो है 1 माइनस 3x की पावर 15. इज इट ओके? अब हम किन किन की बात कर रहे हैं, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब. अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ये वाली जो पहली टर्म है इसमें तो पावर 1 है ना, तो हमें इसकी एक्सपेंशन में वो टर्म्स चाहिए बेटा जिनको इनसे मल्टीप्लाई करके पहले एक्स स्क्वायर बन रहा हो. तो एक काम करते हैं, इसकी एक्सपेंशन में पहले हम लिख लेते हैं r प्लस 1h टर्म, क्योंकि इसमें x की पावर किसी का भी कोफिशिएंट चाहिए तो हमें जनरल टर्म चाहिए होगी. तो वो क्या हो जाएगी, देखो 15cr 1 की पावर 1 और दूसरी टर्म है बेटा माइनस 3x और उसकी पावर r. इज इट ओके? तो एक तरह से जनरल टर्म हमारी किसकी एक्सपेंशन में 1 माइनस 3x पावर 15 की एक्सपेंशन में बेटा आ गई, इक्वल टू 15cr माइनस 3 की पावर r और x की पावर r. ठीक है, तो दिस इज द जनरल टर्म. अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं, अब ये सिर्फ इसमें नहीं, इस पूरे में आपको दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. अब आप नोटिस करो यहां पे, जैसे इस टर्म को देखो, ये 1 है, देख रहे हो, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जब एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर से. x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x वाली टर्म से, और एक्स स्क्वायर को किससे करोगे, x की पावर 0 वाली टर्म से. तो यहां पे जैसे मैं लिखती हूं 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर था ना, इंटू था 1 माइनस 3x की पावर 15. तो देखो यहां 1 को इसकी एक्सपेंशन में उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा हो. इसमें एक x ऑलरेडी है तो उसको उस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे जिसमें x1 आ रहा है. इसमें एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें दिया है कि वो किसके इक्वल है, 0 के. अब देखो यहाँ पे, लेट अस सॉल्व फर्दर नाउ. तो पहली टर्म 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाली टर्म. तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो आप 1 में r को क्या पुट करोगे, 2. तो आई विल हैव 15c2. इज इट ओके? जस्ट अ मोमेंट. तो वी विल हैव 15c2 और माइनस 3 की पावर 2 और x की पावर 2 प्लस अगली टर्म देखो ये ax. तो ये ax को किससे मल्टीप्लाई करना है, उस टर्म से जिसमें x1 आ रहा है. तो यहां पे r को 1 पुट करो. तो वी विल गेट 15c1 माइनस 3 की पावर 1 और x की पावर 1. इज इट ओके? फिर है हमारे पास bx स्क्वायर. तो प्लस बी एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है जिसमें x की पावर 0 आ रहा है. तो यहां r को 0 पुट करोगे. तो वी विल हैव 15c0 और माइनस 3 की पावर 0. और ये हो गया हमारे पास टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये है क्या हमारी, यहां पे लिख देती हूं, दीज आर टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो. लेट अस टेक एक्स स्क्वायर कॉमन. तो यहां पे ऑब्जर्व करो, जैसे ये एक्स स्क्वायर बना, ये x इंटू एक्स भी एक्स स्क्वायर बन रहा है और ये एक्स स्क्वायर बन रहा है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि हमें 0 दिया है, तो लेट अस सी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नाउ. इट इज 15c2 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर माइनस a इंटू 15c1 इंटू 3
और फिर बेटा प्लस b इंटू 15c01 होता है, ये हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें 0 दिया है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो ये मैं लिखती हूं, यू विल गेट b इक्वल टू, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 45a माइनस 945। ठीक है, तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है बेटा। ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन। उसके अलावा हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दोबारा जाओ वापस, आपको देखो ये दिया है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 है, तो अब हमें एक्स क्यूब वाली टर्म्स चाहिए। ठीक है, फिर से किसकी एक्सपेंशन में, देखो इसी की एक्सपेंशन में 1 प्लस कितना दिया था हमें, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 3x की पावर 15 में। अब एक्स क्यूब कब बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे उस टर्म से जिसमें एक्स क्यूब आ रहा है, इसमें एक x ऑलरेडी है तो उसको उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा हो, इसको उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसमें x की पावर 1 आ रही हो। और देखो इसमें हमारे पास जनरल टर्म हमने लिखी थी, tr प्लस 1 वॉज इक्वल टू 15cr माइनस 1 माइनस 3 की पावर r और इंटू बेटा x की पावर r। तो लिखते हैं टर्म्स इन्वॉल्विंग x क्यूब। सो लेट्स राइट टर्म्स इन्वॉल्विंग x क्यूब। देख रहे हो, तो जब भी ऐसे प्रोडक्ट होता है ना दो बाइनोमियल्स का या एक कोई पॉलिनोमियल और एक बाइनोमियल का, तो आप सूटेबल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो जिससे हमें रिक्वायर्ड x की पावर का कोफिशिएंट मिल जाए। तो टर्म्स इन्वॉल्विंग x क्यूब देखते हैं। अब यहां पे देखो पहली टर्म 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जिसमें x क्यूब आ रहा हो, तो आप यहां पे r को पुट करोगे 3, तो आई विल हैव 15c3 माइनस 3 की पावर 3। गॉट इट। फिर अगली टर्म है ax, देखो तो प्लस ax को उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा हो, तो यहां पे r को क्या पुट करोगे 2 बेटा, तो वी हैव 15c2 माइनस 3 की पावर 2 और x की पावर 2। थर्ड टर्म देखो है बी एक्स स्क्वायर, तो उसको x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो r को पुट करेंगे 1, तो वी हैव बी एक्स स्क्वायर इंटू 15c1 माइनस 3 की पावर 1 और x की पावर 1। अब देखो इन टर्म्स में हमारे पास हर एक में एक्स क्यूब आ रहा है, यहां पे देख रहे हो। अच्छा इसमें एक्स क्यूब लिख देते हैं, वो हमारा लिखना रह गया, जस्ट अ मोमेंट, लेट अस क्रिएट सम स्पेस एंड राइट एक्स क्यूब। ओके, ये हो गया। तो अब आप ऑब्जर्व करो यहां पे एक्स क्यूब आ रहा है, ये देखो x इंटू एक्स स्क्वेयर भी एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स भी कितना है, एक्स क्यूब। तो लेट अस टेक नाउ कोफिशिएंट ऑफ, हमें दिया क्या है, वी आर गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बेटा कितना है 0, तो ये भी हमें 0 दिया हुआ है। तो देखो कोफिशिएंट कितना आ गया अब हमारा, वी हैव 15c3 माइनस आएगा क्योंकि माइनस 3 के ऊपर ऑड पावर है इंटू 27, फिर प्लस a इंटू कितना 15c2 इंटू 3 का स्क्वायर बेटा 9 और फिर माइनस b इंटू 15c1 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 0। ये देखो आपका जैसे 15c1 15 होता है ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका डिवाइड हो जाएगा किससे, 15 3 45 से, तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 21a और माइनस 273 बेटा। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई, किसको यूज करके, इस बात को यूज करके कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 0। अब देखो दो इक्वेशंस आ गई आपकी, एक ये वाली 1 तो हमने पहले उसको कह दिया था ना tr प्लस 1 को, तो लेट मी कॉल दिस एज 2, ऑलराइट, जिसमें b है हमारा बेटा, एंड लेट अस कॉल दिस कंडीशन एज 3। तो दोनों आपके पास b में आ गई, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्विंग 2 and 3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा बिल्कुल सिंपल है, b की वैल्यू इक्वेट कर दो, a आ जाएगा, तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट वैल्यू ऑफ a एज 28 और 28 की वैल्यू 2 या 3 किसी में भी पुट कर दो,
b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 315, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हो, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन बेटा। पता चला, ये आंसर आ गया। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर पूछा था बेटा, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसका मतलब हमारा हो गया 28,350. तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस। 28,315, एज यू कैन सी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा था जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। तो आज देखो हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स या नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स चाहिए हो तो हम कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म लेते हैं और उसमें आपके पास पावर्स शुड बी इंटीजर्स, और इररेशनल टर्म्स को निकालने के लिए टोटल टर्म्स में से रैशनल टर्म्स माइनस कर दो। ऑलराइट। फिर मैंने आपको बताया मल्टीनोमियल, जिसमें बेस में 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, तो उनमें जनरल टर्म लिख के किसी भी x की पावर का कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट। और कई बार मल्टीनोमियल अगर हमारा फैक्टराइज हो जाता है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स लिख के भी क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये भी सीखा कि x की किसी पावर का कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 से ज्यादा बाइनोमियल्स हो, या एक पॉलिनोमियल है एक बाइनोमियल है, जैसे इसी क्वेश्चन में था, देखो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 1 है और एक बाइनोमियल है, तो सूटेबल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें x की वो रिक्वायर्ड पावर आ रही हो। तो आज के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. So I hope you will enjoy the benefit of our courses. Keep revising, that's important. All right. Thank you and bye-bye beta.